आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। मिशन निरामया अभियान का आज सीएम योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार होगा। QCI द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थाओं की रेटिंग कार्यक्रमों में वो भाग लेने वाले हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मऊ और शामली में निजी मेडिकल कॉलेजों की कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं, यानी कि निजी मेडिकल कॉलेजों का कार्यक्रम भी रहने वाला है जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगे। तो यहाँ पर संस्थानों की रेटिंग का कार्यक्रम है जिसमें वो भाग लेने वाले हैं। तो क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन निरामया अभियान का आज शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल ट्रेनिंग में सुधार इससे नजर आएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि QCI द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग कार्यक्रम में भी वो भाग लेने वाले हैं। मऊ और शामली में निजी मेडिकल कॉलेजों का कार्यक्रम भी है जिसमें वो शामिल होंगे। हालांकि इन कार्यक्रमों को लेकर जो तैयारियां हैं उसको अब पूरा कर लिया गया है। तो आज भी कई कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं जिसमें एक एक कर वो शामिल होने वाले हैं। मिशन निरामया अभियान का आज शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संबोधन उनका होगा और इस दौरान क्या कुछ कहा जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही QCI द्वारा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग कार्यक्रम में भी वो भाग लेने वाले हैं। हालांकि इन कार्यक्रमों को लेकर जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज विशेष कार्यक्रम है जिसके तहत कहीं ना कहीं आज फोकस जो होगा वो स्वास्थ्य महकमे का मुख्यमंत्री पे का होगा। निश्चित तौर पर आज निरामया जो कार्यक्रम उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। पायश कालिदास मार्ग पर लगभग 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होगा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो इसका शुभारंभ होगा निरामया कार्यक्रम का, उसमें कहीं ना कहीं जो नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग होती है, उसमें किस तरह के सुधार किया जाए, कैसे बेहतर काम किया जाए, क्योंकि सबसे मजबूत कड़ी स्वास्थ्य महकमे की यही लोग होते हैं। अगर पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा नहीं होगा, नर्सिंग जो स्टाफ होता है वो बेहतर नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आज निरामया जो है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है उस कार्यक्रम में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मौजूद रहेंगे। ये रैंकिंग जो होगी पैरामेडिकल जो इस कॉलेज हैं, साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज हैं, संस्थान हैं, उनको मिलेगी। इसके बाद बात करें 2 जगह जिलों में प्राइवेट, मऊ और शामली, 2 जिलों में प्राइवेट जो संस्थान हैं उनका शुभारंभ होना है, मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ होना, उसके जो MOUs होता है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आज शामिल होंगे। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम आज स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए कार्यक्रम है। जी ठीक है अश्विनी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आपको खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है, हिमाचल में फंसे प्रदेशवासियों के लिए निर्देश दिया गया है। सुरक्षित वापसी के संबंध में जरूरी प्रबंध करें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उनके संबंधियों से संपर्क स्थापित किया जाए, इसके भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से भयावह स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अब इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं और यहाँ तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। ब्यास नदी अपने उफान पर है। किस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसमें साफ देखा जा सकता है कि वहां की स्थिति कितनी भयावह है। गाड़ियां जो हैं आज जो पानी में बह रही हैं। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग उत्तर प्रदेश के फंसे हुए हैं उनको सकुशल उत्तर प्रदेश लाया जाए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं तमाम बार
इस तरह के कदम उठा चुके हैं, चाहे वो कोविड का समय हो, जब स्थिति बहुत भयावह थी, कोई भी प्रदेश का मुखिया आगे आने को तैयार नहीं था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश के लोगों के साथ साथ बिहार, झारखंड के लोगों तक को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया था। निश्चित तौर पर रसिया का भी युद्ध छिड़ा था। उस दौरान भी देखा गया था कि तमाम उत्तर प्रदेश के छात्र जो रूस में थे, उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। केंद्र सरकार के साथ समन्वय बैठाकर, विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय बैठाकर उत्तर प्रदेश के जो नागरिक थे उनको उत्तर प्रदेश लाने पूरी ताकत झोंक दी थी। एक बार फिर वैसी विषम परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों से कहा है कि एक एक जो व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का, उसको सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। हिमाचल प्रदेश का जो सरकार शासन है उसके साथ समन्वय बैठाया जाए, साथ ही साथ जो लोग वहां पर हैं उनके परिवारों से संपर्क किया जाए, जल्द से जल्द इन लोगों को उत्तर प्रदेश की धरती पर लाया जाए। इसको लेकर के सख्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है किसी भी तरीके से कोई भी जो है लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जब प्रदेश का मुखिया इतना सजग है तो तमाम अधिकारी जो काम नहीं करना चाहते उनको भी करना पड़ता है। निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद है अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के जो लोग हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए वो सकुशल प्रदेश में आ जाएंगे। जी, लेकिन क्या अभी तक जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि कितने प्रदेशवासी हैं वहां पर जो फंसे हुए हैं? क्योंकि ये निर्देश भी दे दिया गया है कि उन प्रदेशवासियों के संबंधियों से संपर्क में भी रहें ताकि पता चल सके कि कहां पर कौन कहां पर है। बिल्कुल, अधिकारियों को यही कहा गया कि पहले आंकड़े जुटाएं कि कौन कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए, और उसके बाद जब आंकड़े आ जाए तो तत्काल प्रभाव से काम पर लग जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सरकार के पास नहीं होता, क्योंकि वो देश के अंदर की बात है, अमूमन कहीं पर भी कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कहीं पर कोई जानकारी नहीं ली जाती। तो ऐसे में ये सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कितने लोग हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर उनको वापस लाने का संकल्प कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को, अपनी टीम को इस पर लगा दिया है और कहा है जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए। जी, चलिए, महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर आपको बताते हैं। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज है। 2019 चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर यहां पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे से बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। बीजेपी ने 160 सीटों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को यहां जिम्मेदारियां दी गई हैं और इसके तहत अब यहां पर काम किया जाएगा, क्योंकि मिशन 2024 है, इसको लेकर बीजेपी अब अपनी तैयारियों में जुट गया है। और यही वजह है कि यहां पर अब उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जिन सीटों पर 2019 में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। यहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 160 सीटों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी है। क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वहां पर वो एक्टिव हो सके और खास तौर पर वहां की जनता से संपर्क वहां पर साधा जाए और सरकार की उपलब्धियों को बताया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में इन दिनों खासी हलचल मची हुई है। सांसदों के कामकाज का फीडबैक लिया जा रहा है। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी इस चुनाव में किसी भी जोखिम को लेने की तैयारी में बिल्कुल नहीं है। लिहाजा एक एक सीट पर जमकर मेहनत यहां पर की जा रही है। जाहिर है सख्ती होगी तो फिर बदल भी होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों से ये संकेत दे दिया है कि सीटों के बंटवारे में प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। अब ये खबर आ रही है कि पार्टी 25 से 30% तक मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। बीजेपी का मिशन 80 देश भर में भी महाअभियान। परफॉर्मेंस बनेगी टिकट का आधार, वरना होगा पत्ता साफ। टिकट पाना है तो परफॉर्मेंस करना होगा और जो नहीं करेगा उसका पत्ता साफ होना तय है। बीजेपी ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की थी
तो पार्टी नेतृत्व को लगा था कि सांसद इसे न केवल हाथों हाथ लेंगे बल्कि अपने क्षेत्रों में पूरा माहौल बदल कर रख देंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अभियान को संभालना तो दूर, कई सांसद ऐसे रहे जो अपने क्षेत्रों में 10,000 की भीड़ तक नहीं जुटा पाए। नतीजा, पार्टी नेतृत्व को अभियान की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी संगठन के टारगेट को समय पर पूरा नहीं कर पाई। प्रदेश में ऐसे 25 से ज्यादा जिले रहे जहां बीजेपी का जनसंपर्क अभियान सांसदों की सुस्ती की भेंट चढ़ गया। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने 30 जून को वर्चुअल मीटिंग ली थी। इस बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा यूपी के सांसदों की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इसी बैठक के बाद पार्टी का अभियान 15 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने अभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी की टीम हर सीट का बारीकी से सर्वे करा रही है। इस सर्वे में सांसदों के कामकाज, क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को परखा जाएगा। जनता से सांसदों के व्यवहार और पार्टी की योजनाएं धरातल पर हैं या नहीं, ये भी परखा जाएगा। सांसदों की रिपोर्ट कार्ड अगर खिलाफ आई तो सीट पर नया प्रत्याशी देने की तैयारी है। इतना ही नहीं, मौजूदा वो सांसद जो 75 की उम्र पार कर चुके हैं, उनका टिकट भी काटा जाएगा। बीजेपी के सर्वे में कई कमजोर सीटें भी शामिल हैं, जहां इस बार जीतने के लिए खास रणनीति बनाई जा रही है। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कभी जीत नहीं पाई, जो पार्टी के लिए चिंता की बात है। रायबरेली और मैनपुरी ऐसी 2 सीटें हैं जहां प्रचंड मोदी लहर में भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2019 में हारी हुई 16 सीटों के अलावा 10 सीटों पर भी पैनी नजर बनाए हुए है, जहां हार जीत का अंतर काफी कम था। इनमें मछली शहर, श्रावस्ती, मेरठ और मुजफ्फरनगर में तो हार जीत का अंतर अधिकतम 7,000 का था। मछली शहर में तो बीजेपी उम्मीदवार ने बीएसपी उम्मीदवार को महज 181 वोटों के अंतर से हराया था, जबकि 2014 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का अंतर 1,72,000 रहा था। वहीं मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और श्रावस्ती सीट से राम शिरोमणि की जीत का अंतर 4,000 से 7,000 के बीच था। 2024 के चुनावों की रणभेरी सज चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पन्ना स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक तैयार है। मुझे ऐसा लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम को जनता सराहेगी और जिन सांसदों ने लोकप्रियता से जनता का काम किया है उनको तरजीह दी जाएगी और वो सारे फिर से जनता की सेवा में लग जाएंगे। पार्टी ऐसे लोगों का भी ख्याल रखेगी जिनको चुनने के बाद यदि उन्होंने कोई कमी छोड़ी है तो उस पर भी आकलन किया जाएगा। मेरा अपना मानना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपनी 350 और गठबंधन की मिला के 400 सीटों पर लगभग काबिज रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2024 संसदीय चुनावों के मद्देनज़र जो महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, ये पूर्ण रूप से एक नीरस अभियान है, क्योंकि इनके नेता जा करके महा जनसंपर्क में कहेंगे क्या? आपने घोषणा पत्र के तो कोई वादे पूरे नहीं किए, बल्कि उल्टे जनता इनको सवाल पूछ रही है, जिसके वजह से अब नेता कतरा रहे हैं जनता के बीच जाने में। और हकीकत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरांस को इस बात का पता है कि अब वास्तविकता बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सामने हैं, उनके झूठे वादे सामने हैं, बढ़ती हुई महंगाई दर जो काबू न कर सके वो सामने है, बेरोजगारी दर जो आज चरम सीमा पर है वो सामने है। किसी भी बात का जवाब इनके पास नहीं है। लब्बलुआब ये कि बीजेपी के मौजूदा मानियों में से कई की सीटें तो गठबंधन की भेंट चढ़नी तय है, क्योंकि 2019 के बाद निषाद पार्टी बीजेपी के साथ आ चुकी है, तो राजभर भी दरवाजा तेजी से खटखटा रहे हैं। ऊपर से अगर पश्चिमी यूपी में आरएलडी भी बीजेपी के साथ आती है तो इन्हीं 80 सीटों में से बीजेपी को सीटें शेयर करनी होंगी और जाहिर है मौजूदा सांसदों में से कई के टिकट वैसे भी कट जाएंगे। साफ है कि बीजेपी के मौजूदा सांसद 2024 में भी सदन में दिखेंगे, ये तय नहीं रह गया है। ऐसे में खराब प्रदर्शन करने वाले मानियों को जल्दी ही दिल्ली से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रयागराज का आज का दौरा रहने वाला है। दोपहर 1:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। इसके साथ ही 2:25 पर मंत्री नंद गोपाल नंदी के आवास पर उनकी मुलाकात होने वाली है।
3:30 बजे बमरौली से लखनऊ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 1:30 बजे बताया जा रहा है कि सर्किट हाउस पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। करीब 2:30 बजे नंद गोपाल नंदी के आवास पर वो मुलाकात करने वाले हैं। 3:30 बजे बमरौली से लखनऊ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। हालांकि जैसे ही उनका कार्यक्रम शुरू होगा उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का प्रयागराज का दौरा रहने वाला है। दोपहर 1:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष। सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मुलाकात है। मंत्री नंदी को आपको बता दें कि पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव की वो बधाई भी देंगे। 3:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का प्रयागराज का दौरा रहने वाला है। इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां आज आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के नलकूप मंडल लखनऊ में तैनात जल शक्ति राज्य मंत्री की चिट्ठी का सिंचाई विभाग पर कोई असर नहीं पड़ता नजर आ रहा है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद की चिट्ठी का कोई असर यहां पर नहीं पड़ रहा है। जल शक्ति राज्य मंत्री को आगरा निवासी उमेश ने चिट्ठी लिखी है। वहीं आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के नलकूप मंडल लखनऊ में तैनात भ्रष्ट बाबू की शिकायत थी और शिकायत के बाद प्रमुख अभियंता एवं नियोजन को मार्क किया गया था। रुकते हैं, आपका स्वागत है। लखनऊ से आपको खबर बताते हैं, जहां 11 साल बाद यूपी सचिवालय संघ का चुनाव। आज तिलक हॉल में सुबह 9 बजे वोटिंग होगी। आपको ये बता दें कि ऑडिटर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 19 पदों पर चुनाव हो रहा है। 3067 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विशेष सचिव ब्रजभूषण दुबे चुनाव अधिकारी होंगे। 13 जुलाई को सदस्य कार्यकारिणी के परिणाम है। वहीं 14 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ऑडिटर के परिणाम सामने आएंगे। तो 11 साल बाद यहां पर यूपी सचिवालय संघ का चुनाव होने जा रहा है। तो फतेहपुर से खबर, जहां जिला अस्पताल में 2 महिला होमगार्डों के बीच मारपीट हुई है। मामूली बात पर 2 महिला होमगार्डों के बीच ये मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक महिला होमगार्ड के सिर पर चोट आई है। ड्यूटी को लेकर दोनों महिला होमगार्डों के बीच कहासुनी हुई थी, ये जानकारी है। पीड़ित महिला होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सदर अस्पताल का ये पूरा मामला है। तो यहाँ महिला होमगार्डों के बीच में जमकर लात घूंसे चले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस मारपीट के दौरान एक महिला होमगार्ड के सिर पर चोट आई है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज यहाँ पर चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि ड्यूटी को लेकर दोनों महिला होमगार्डों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी और ये कहासुनी इतना बड़ी कि मारपीट में तब्दील हो गई। यहाँ पर जमकर लात घूंसे दोनों के बीच में चले। हालांकि आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सदर अस्पताल का बताया जा रहा है। आगरा से खबर है, महिला ने बुजुर्ग चौकीदार को झाड़ू से पीटा है। झाड़ू से पिटाई का जो ये वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। मारपीट, गाली गलौज का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लिफ्ट बंद होने से महिला ने जमकर पीटा। महिला की दबंगई के आगे सोसाइटी लाचार नजर आया। पीड़ित रेनबो अपार्टमेंट में चौकीदार है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये वीडियो भी सामने आ गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ मारपीट की गई झाड़ू से। हालांकि मारपीट का ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल भी हो रहा है। लिफ्ट बंद होने से महिला इतनी नाराज हुई कि जमकर मारपीट करने लगी। आगरा से खबर है, फतेहाबाद तहसील बना WWE का अखाड़ा। वकील और युवक के बीच जमकर लात घूंसे चले। वकील और युवक के बीच में जमकर
मारपीट देखी गई, कुश्ती देखी गई। मारपीट का ये जो वीडियो है अभी सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। फतेहाबाद तहसील का ही पूरा मामला है। भ्रष्ट कानूनगो का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि रिश्वत लेते कानूनगो का वीडियो वायरल। किसान से रास्ता ना निकालने के एवज में रिश्वत यहां पर ली गई। कानूनगो भानु प्रताप वर्मा पर रुपए लेने का आरोप है। रिश्वत लेते समय स्थानीय व्यक्ति ने वीडियो बनाया। पीड़ित ने पूरे मामले की डीएम से शिकायत की है। शिकायत पर डीएम ने संज्ञान लेकर एसडीएम को जांच सौंपी है। एसडीएम बोले हैं तहसीलदार विशाल कुमार को सौंपी गई है जांच। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी।